हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीवीटी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अब समापन की ओर आ गए हुए हैं, कुछ ही सब्जेक्ट्स बाकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडीआर। ओके, एडीआर मैकेनिज़म्स जो हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स हैं हमारे देश में, कौन कौन से पॉपुलर मैकेनिज़म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें जो सीवीटी एलएलएम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके एलएलएम एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जितना भी मैं बताऊंगा उनको क्या करना है, हमेशा की तरह नोट करना है और रट लेना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको एमसीक्यू दिया जाएगा वो सॉल्व करना है, और जो नोट्स दिया जाएगा वो पढ़ लीजिएगा। तो बस ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडीआर, कहीं भी कोई डाउट आए तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अब एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं रह गया है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, आपको पैनिक हो रहा हो, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में आपको लग रहा है कि क्या इतने समय में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ऑलरेडी बहुत बार बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। बट आप हार मत मानिए, जो समय बचा हुआ है उसमें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये बहुत ही अभी अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। बट लगे रहिए, जैसा जैसा मैंने बताया है कि मेजर लॉज को कैसे पढ़ना है और माइनर लॉज को कैसे पढ़ना है, वैसे ही आप पढ़िए, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। और इंडेक्स वगैरह रिवाइज करते चलिए, जो जो सब्जेक्ट हो चुका है वो रिवाइज करते चलिए, माइनर लॉज को जैसे मैं बताया हूँ वैसे पढ़ते चलिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आइए एडीआर स्टार्ट करते हैं। मेरा नंबर आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लिख लें 6207734309। ठीक है, किसी को ज़रूरत हो या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कॉल करके या मैसेज करके। तो एडीआर जो है क्या होता है वो आप सभी समझते हैं। एडीआर जो है, आप लोगों ने लॉ जब कर रहे थे एलएलबी या बीएलएलबी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एडीआर के बेसिक्स के बारे में। तो वही जो चीज़ें आप लोग भूल गए होंगे, मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एलएलएम एंट्रेंस के लिए। एडीआर एक ऐसा मैकेनिज़म्स है, एक ऐसा मेथड है जिससे क्या किया जाता है, कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाता है। बट डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए तो हमारा कोर्ट बना हुआ है। ट्रेडिशनली जो कोर्ट है उसी का काम है ना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, तो फिर ये एडीआर मैकेनिज्म्स अलग से कहाँ घुस गया है बीच में। तो ये आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट की प्रोसीजर्स बताता है। ये फॉर्मल कोर्ट के जो बाहर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के जो सिस्टम्स है उसकी बात करता है एडीआर सिस्टम्स। ठीक है, क्या करता है, जो फॉर्मल कोर्ट है जहाँ पे आप सभी प्रैक्टिस करते हैं, तो उस कोर्ट के बाहर जब डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं, उसके अलावा जो सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं उसको हम एडीआर मैकेनिज्म्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्टरी पॉइंट, एक दो लाइन। एडीआर रिफर्स टू मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड कैसा कोर्ट, फॉर्मल कोर्ट। ठीक है, बाकी आप लोग समझते हैं। मैं ये सब जो है थ्योरेटिकल चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। तो आप समझ रहे हैं एडीआर सबको समझ में आ रहा है ना, कि एक ऐसा मैकेनिज्म्स है जिससे डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन ये फॉर्मल कोर्ट के बाहर, आउटसाइड फॉर्मल कोर्ट, आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्ट के बाहर का सिस्टम है। एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि इसमें से कौन सा एडीआर का फीचर है। ठीक है, कि ऑप्शन दे देगा तीन चार, पूछेगा कि इसमें से कौन सा फीचर है एडीआर का। तो आपको पता होना चाहिए एडीआर के क्या फ़ायदे हैं ओवर जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ओवर जो कोर्ट का सिस्टम है, उस पर क्या फ़ायदे हैं एडीआर के। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। लिखिए कि बेनिफिट्स ऑफ एडीआर सिस्टम। पहला लिखिए कि इट सेव्स टाइम। किसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो ट्रेडिशनल कोर्ट में लिटिगेशन होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है कि एडीआर मैकेनिज्म में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जवाब है कि ट्रेडिशनल कोर्ट का जो सिस्टम है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एडीआर जो है वो टाइम बचाता है, इसमें जो डिस्प्यूट है जल्दी रिजॉल्व होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एडीआर जो मैकेनिज्म्स है, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, कंसिलेशन हो, मेडिएशन हो या लोक अदालत हो, मैं सबके बारे में बताऊंगा, ये सब जो है जल्दी डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ओके, तो इट सेव्स टाइम। और आपको पता ही है कि जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनके जो लिटिगेशंस होते हैं कितने सालों साल तक चलते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कभी कभी 100 साल चलते रहता है। 5 साल 10 साल तो वेरी वेरी कॉमन हो गया।
लेकिन एडीआर मैकेनिज्म्स उतना समय नहीं लेता, इसमें टाइम, लिमिटेड टाइम में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एडीआर सिस्टम का। दूसरा लिखिए कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? सस्ता पड़ता है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं होते हैं। जो लिटिगेशन होता है कोर्ट में, जो लिटिगेशन होता है उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, उसमें कोर्ट फी लगता है, लॉयर के फ़ी लगते हैं, बार बार हियरिंग होता है उसका फ़ी लगता है, अलग अलग चीज़ों के चार्जेस लगते हैं। एक तो लंबा होता है, उसमें जितना लंबा खींचेगा उतने टाइम लगेगा और उतने पैसे भी लगेंगे। लेकिन एडीआर का जो ओवरऑल एक्सपेंस होता है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है। किसके कंपेरिजन में? जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उसके कंपेरिजन में। ओके, सेकेंड भी क्लियर हो गया। थर्ड लिखिए लेस फॉर्मल होता है एंड फ्लैक्सिबल होता है। ये सारे जो पॉइंट है मोस्ट लोगों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है वो रट के रखेगा, याद रखेगा, एग्जाम में पूछेगा कि ये किसके फीचर है, एडीआर का फीचर है या एडीआर का फीचर नहीं है, ये एडीआर के फ़ायदे हैं या नहीं है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिजिड होता है, कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, किसमें किसका प्रोसीजर ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, किसका प्रोसीजर ज़्यादा सिंपल होता है, किसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, किसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए सबको। लेस फॉर्मल का मतलब एडीआर जो है लेस फॉर्मल होता है, इसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं आप हर जगह पढ़ते होंगे कि जो एविडेंस का प्रोसीजर होता है या जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है या सिविल लॉ का जो प्रोसीजर होता है वो लेंदी होता है। तो ये जो मैकेनिज्म्स है एडीआर के, उसमें उन प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली अबाइड बाई नहीं करना होता है। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अबाइड बाई करना होता है, उसके अलावा जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर हैं, किसके सिविल प्रोसीजर हो या क्रिमिनल प्रोसीजर हो, उसको अबाइड बाई नहीं करना होता है, उसको ज़रूरी नहीं है अबाइड बाई करना। ठीक है, इसीलिए इसको लेस फॉर्मल कहा जाता है। फ्लैक्सिबल है यानी कि ये एकदम रिजिड नहीं है, इसमें कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को बदला जा सकता है, चीज़ें थोड़ा हिल डुल सकती है। जो लॉ है, ट्रेडिशनल लॉ है, उसमें आप जानते ही हैं कि कोर्ट जो होती है वो स्ट्रिक्टली अबाइड बाई करती है बाय द लेटर्स ऑफ द लॉ। बट जो एडीआर सिस्टम्स हैं वो स्ट्रिक्टली अबाइड बाई नहीं करते हैं, वो कन्वीनियंस के हिसाब से, मैटर को जल्दी ख़त्म करना है उसके हिसाब से, कॉस्ट इफेक्टिव रखना है, बाकी चीज़ों को देखते हैं के हिसाब से, मतलब डिस्प्यूट का रिजॉल्व करना प्राइमरी पर्पज़ है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो गई। फ्लेक्सिबल कर देंगे, फॉर्मेलिटी थोड़ा छाड़ देंगे, हटा देंगे। समझ गए आप? तीसरा पॉइंट। चौथा लिखिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का नाम से ही क्लियर है कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो पब्लिक होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर पब्लिक होती है। कुछ प्रोसीडिंग को छोड़ दें जो कि इन कैमरा ट्रायल होता है या इन कैमरा प्रोसीजर होता है, तो वो प्राइवेट होती है। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग जो होता है कोर्ट का वो क्या होता है? पब्लिक होता है। लेकिन एडीआर प्रोसीडिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं, ताकि जो है सीक्रेसी मेंटेन रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे पार्टीज़ के और मैटर्स का। ठीक है, तो एडीआर जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ये एक बेनिफिट हो गया किसका? एडीआर सिस्टम का। ओवर किस पे? ओवर ट्रेडिशनल सिस्टम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हो गया कि इट रिड्यूसेस कोर्ट बर्डन। कोर्ट के बर्डन को कम करता है, कोर्ट के बर्डन को कम, क्योंकि जितने मैटर इधर आ गए हैं उससे क्या हो रहा है? उतना मैटर कोर्ट का कम हो गया ना, वो सारे मैटर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का बर्डन को बढ़ाएंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स होगा, बहुत सारे मैटर उधर जाएंगे और वो पेंडिंग भी रहते हैं लंबे लंबे टाइम तक, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है प्रोसीजर को सबको। तो ये फ़ायदा है कि कोर्ट के बर्डन को कम कर रहा है, क्योंकि जितने केसेस इधर आए उधर नहीं जाएंगे, ऊपर से जितने इधर हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो फिर नया नया भी आते रहेगा इधर, तो इससे कोर्ट का बर्डन काफ़ी कम होता है। एक और लास्ट लिख लीजिए कि इट प्रिजर्व्स रिलेशनशिप्स, मतलब रिश्ते बचाता है, रिश्ते बचाता है। ये जो मेडिएशन होता है हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जो कंसिलिएशन होता है, इन सब का फोकस होता है म्यूचुअल सेटलमेंट पर। म्यूचुअल सेटलमेंट मतलब दोनों पार्टीज़ में क्या करनी है? म्यूचुअल सेटलमेंट करना है, मतलब दोनों को एक चीज़ पे ला करके तैयार करना है। तो इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप मेंटेन रखा जाता है कि बिजनेस का रिलेशनशिप हो या फैमिली का रिलेशनशिप हो या पार्टनर्स का रिलेशनशिप हो, वो बना रहे, बिगड़े नहीं। ठीक है, दोनों में सुलह करवा दिया जाता है। तो ये फोकस होता है एडीआर मैकेनिज्म्स का, एडीआर मैकेनिज्म्स का फोकस होता है इस पे कि रिलेशनशिप्स बचाए रखे, प्रिजर्व के रखे। ओके, तो आप समझ गए एडीआर का मतलब क्या होता है, आप समझ गए एडीआर का क्या बेनिफिट्स है ओवर ट्रेडिशनल सिस्टम्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए डिस्कस करते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज क्या है इसके। डिसएडवांटेजेस ऑफ एडीआर। कुछ डिसएडवांटेज मतलब कुछ बेनिफिट्स पढ़ लिए, अब कुछ डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं कि क्या डिमेरिट्स है एडीआर मैकेनिज्म्स के। पहला लिखिए कि नो स्ट्रिक्ट अपील प्रोसेस, ये एक डिमेरिट है। एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेरिट है, तो आप समझ गए मेरिट का क्या क्या टिक कर देना है, इनमें से कौन सा डिमेरिट है। तो डिमेरिट भी आपको बता रहा हूँ, वो सब टिक कर देना है कि क्या क्या डिमेरिट है। नो स्ट्रिक्ट अपील प्रोसेसेस, जो एडीआर है उसमें अपील का प्रोसेस स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मतलब चैलेंज करना मुश्किल होता है। हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का एक एक्ट है जिसमें एडीआर मैकेनिज्म्स के बारे में दिए हुए हैं। तो एक बार जब अवार्ड पास हो जाता है, जो इसमें डिसीजन होता है ना, उसको अवार्ड कहा जाता है। कैसे हम ऑर्डर पढ़ते हैं, डिसीजन पढ़ते हैं, या सीपीसी के अंडर क्या पढ़ते हैं, डिक्री पढ़ते हैं, तो वैसे ही इसमें अवार्ड कहा जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार जब अवार्ड पास हो जाता है तो उसको चैलेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स पे अपील होता है, जिसके कारण से ये इसको एक लिमिटेशन कहा जाता है, डिसएडवांटेज कहा जाता है कि कोई एक बार अगर किसी के कोई मतलब एग्रीव्ड है तो उसको कम ऑप्शंस होते हैं आगे की जो प्रोसीडिंग होती है उसको अवेल करने की, आगे बढ़ने की जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो स्ट्रिक्ट जो होता है अपील होता है, मतलब अपील करना मुश्किल होता है, यानी कि एक तरह से लिमिटेड अपील होता है या नो अपील होता है। अपील ना के बराबर होता है या लिमिटेड अपील होता है, ये समझ गए आप। दूसरा लिखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल केसेस। ये बहुत सारी केसेस के लिए सूटेबल ही नहीं होता एडीआर। तो बर्डन तो कम कर रहा है, हमने बेनिफिट में बता दिया कि कोर्ट का बर्डन रिड्यूस कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया में बर्डन रिड्यूस करता ही नहीं है। छोटे छोटे मामलों में रिड्यूस करता है, जो प्राइवेट अफेयर्स है उस मामलों में रिड्यूस करता है, लेकिन जो बड़े बड़े मामले हैं, सीरियस केसेज जो हैं, क्रिमिनल केसेज जो है, उसमें एडीआर नहीं अप्लाई होता है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसमें जो ट्रेडिशनल कोर्ट है वही सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है। तो ये जो है इसका जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड एरिया में है, लिमिटेड नंबर्स ऑफ केसेस पर है। ठीक है, इसका डोमेन जो है लिमिटेड है। एक और लिखिए, पावर इम्बैलेंस। पावर इम्बैलेंस का मतलब हुआ कि जो दोनों पार्टी होती है कई बार उसमें पावर इम्बैलेंस होता है, तो जो जिसके पास कम पावर होता है कई बार प्रेशराइज्ड हो करके वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है अपने ही नुकसान पे, मतलब वो अपने फ़ायदा ज़्यादा नहीं देख पाता है, अब ज़्यादा वो क्या नहीं कर पाता है, ज़्यादा वो अपने लिए लड़ नहीं पाता है, उसका बार्गेनिंग पावर वीक होता है, एक पार्टी का बार्गेनिंग पावर वीक होता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान फेस करना पड़ सकता है। कोर्ट में तो कोर्ट होती है जो स्ट्रिक्टली सब कुछ देख रही होती है, अपने हिसाब से डिसाइड कर रही होती है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे कई बार सेटलमेंट होता है, म्यूचुअल सेटलमेंट कराया जाता है। तो म्यूचुअल सेटलमेंट में कई बार है जो एक वीकर पार्टी जो है वो प्रेशराइज्ड होकर के अनफेयरली सेटल कर सकता है, मतलब खुद को नुकसान करते हुए भी सेटलमेंट कर लेता है। तो ये पावर इम्बैलेंस जो है एक तरह से डिसएडवांटेज देखा जाता है एडीआर में। चौथा लिखिए इन्फोर्समेंट इशू। तो होता क्या है कि कभी कभी जो है इन्फोर्समेंट इशू होता है, मतलब कि एडीआर जजमेंट तो मतलब एडीआर से अवार्ड तो मिल गया, लेकिन फिर भी उसको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक पार्टी जब कंप्लाई करने से मना कर देता है तो फिर कोर्ट के पास जाना पड़ता है, कोर्ट की सहायता लेनी होती है। तो इन्फोर्समेंट के लिए कई बार कोर्ट की मदद फिर लेनी पड़ती है। तो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ट्रेडिशनल कोर्ट का होता है। और दूसरी बात यह कि जो सारे एडीआर प्रोसेस है, मैकेनिज्म्स है, वो सब बाइंडिंग नेचर के नहीं है। तो जो नॉन बाइंडिंग है उसमें इन्फोर्सिबिलिटी का इशू ज़्यादा आ जाता है, उसको लोग मन में नहीं करेगा तो फिर कोर्ट में ही जाना पड़ता है। जो बाइंडिंग नेचर का है उसको तो कैसे भी कैसे करके इन्फोर्स करवा लिया जाएगा, अगर उसकी बात नहीं मानेंगे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा लिया जाएगा, उसी चीज़ को जो अवार्ड है उसको इन्फोर्स करा लिया जाएगा। लेकिन जो बाइंडिंग नेचर का है नहीं, जो एडीआर मेथड्स बाइंडिंग नेचर का नहीं है, उसको कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा, फिर कोर्ट के पास जाना पड़ता है, फिर पूरा प्रोसीजर सब कुछ चलता है फिर से। तो ये थोड़ी इन्फोर्सिबिलिटी का इशू आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ एडीआर पे। किस पे? मेथड्स ऑफ
ADR, मतलब ADR मैकेनिज्म्स पे आते हैं। तो सबसे पहले किसको पढ़ा जाए, चलिए लिखिए सबसे पहले नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के बारे में जान जाइए ताकि आप नेगोशिएशन से कोई क्वेश्चन आए तो बना पाएँ, चाहे वो कैसे भी पूछे। नेगोशिएशन जो है ये इनफॉर्मल तरीका माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, इनफॉर्मल, INFORMAL। ये फॉर्मल कम है, इनफॉर्मल ज़्यादा है। नेगोशिएशन में क्या होता है, इसमें जो पार्टीज होते हैं, पार्टीज मतलब पार्टीज टू द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट के दो पार्टीज हैं उनमें डायरेक्टली कम्युनिकेशन कराया जाता है। वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से और जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं। इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं कराया जाता है, ठीक है। पार्टीज को डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है, इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट नहीं कराया जाता है। इसके लिखिए फीचर्स, लिखिए आप फीचर्स ऑफ नेगोशिएशन। अब ये जो फीचर्स में मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको रट के रखना है, उसको याद रखना है। ये ऐसे ही खेल खेल के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको सारे के पॉइंट्स याद रहेंगे तब ना पूछेगा एग्जाम में आएगा कि ये जो है किसमें थर्ड पार्टी न्यूट्रल होता है या थर्ड पार्टी होता ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए किसमें किसमें, क्योंकि 4-5 मेथड अभी बताने वाला हूँ, सबके अपने अपने अलग अलग फीचर्स हैं और उसी फीचर्स से पहचाना जाता है कि कौन सा मेथड है। तो एग्जाम में क्या करेगा, फीचर्स में से कोई भी दे देगा और पूछेगा ये किसमें होता है, या पूछेगा किसमें फैमिली सेटलमेंट होता है, मैट्रिमोनियल सेटलमेंट के लिए कौन बेस्ट होता है। तो आपको फीचर्स पता रहेगा तब आप आंसर कर पाएंगे। तो ये जितने फीचर्स में पॉइंट लिखने वाला हूँ सबको रटा रहना चाहिए, ताकि आप कोई डिस्प्यूट भी ले, पूछेगा कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए कौन बेस्ट होता है, तो फीचर्स पता रहेगा तो आप बता पाएंगे कि कौन सा बेस्ट होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसलिए फीचर्स के पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। लिखिए पहला कि ये वॉलंटरी प्रोसेस है। क्या है, वॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब कि ये स्वेच्छा से किया हुआ है, स्वेच्छा से लोग एक दूसरे से बात करके सॉल्व करते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपने मन से, ये ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। इसमें पार्टीज वॉलंटरली एग्री करते हैं, क्या करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। क्या करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, नो थर्ड पार्टी न्यूट्रल रिक्वायर्ड, मतलब कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, नहीं होता है। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट किसी किसी में मिलेगा, आगे जो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स उसमें मिलेगा, लेकिन इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखिए कि ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल होता है एंड फ्लैक्सिबल होता है। मतलब कि इनफॉर्मल बताएंगे कि फॉर्मेलिटी इसमें कम होती है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है इनफॉर्मल हो रहा है, पार्टीज अपने से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल ही हुआ ना। फ्लैक्सिबल होता है, मतलब जैसे मन करे वैसे डिस्कस कर रहे हैं, एक तरह से दोनों को बात करके नेगोशिएट कर लेना है, एक रिजल्ट पे पहुंच जाना है। फिर लिखिए कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब दोनों में जो बातचीत हो रही है उसका इफेक्ट, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट केस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल प्रोसेस में आए तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और इसका क्या फीचर हो गया कि ये नॉन बाइंडिंग होता है। ये बाइंडिंग नहीं होता है। अब पार्टीज आप एक दूसरे में बात करके सुलह कर रहे हैं, तो भाई अब एक ने मान भी लिया वहाँ पे, तो जरूर बाद में मना कर दे तो मना कर दे, उसको ज़बरदस्ती नहीं मनवाया जाएगा, फिर ट्रेडिशनल कोर्ट से भले ही सॉल्व किया जाएगा या दूसरा कंपल्सरी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व होगा। ये जो मेथड है नेगोशिएशन, ये नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। पार्टीज ने बातचीत करके अगर एक नतीजे पे पहुंच भी गए तो बाद में एक मना कर सकता है कि जाओ मन में नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट साइन हो गया है तो मानना पड़ेगा, अनलेस एग्रीमेंट इज साइंड। अगर एग्रीमेंट बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो मानना पड़ेगा। अब एक फाइनल बात जो कि इसका मतलब पूरे क्रक्स को बताता है, नेगोशिएशन जो प्रोसेस है, नेगोशिएशन पढ़ रहे हैं, नेगोशिएशन प्रोसेस को पूरा क्रक्स बताता है। लिखिए पार्टीज हैव 100% कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एंड आउटकम। प्रोसेस पे और आउटकम पे, दोनों पे, प्रोसेस पे भी और आउटकम पे भी, दोनों पे किसका कंट्रोल होता है, पार्टीज का ही कंट्रोल होता है 100%। मतलब पूरी तरीके से इसमें पार्टीज कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। पार्टीज चाहेंगे जैसा प्रोसेस वैसा प्रोसेस हो जाएगा। तभी तो लिखा हूँ, देखो ऊपर लिखा हूँ फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल तो यहाँ भी कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। दूसरा कि पार्टीज चाहेंगे आउटकम पे पहुँचना तो पहुँचेंगे, चाहेंगे आउटकम पे नहीं पहुँचना नहीं पहुँचेंगे।
आउटकम पे पहुंचे भी, चाहेंगे मानना तो मानेंगे, चाहेंगे नहीं मानना तो नहीं मानेंगे। तो ये पूरा का पूरा पार्टीज द्वारा कंट्रोल किया हुआ एडीआर मैकेनिज्म है। नेगोशिएशन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया? ये 6 पॉइंट आप याद रखेंगे ना, ध्यान में रखेंगे, तो नेगोशिएशन में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना बन पाए, ठीक है। इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखिए, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन बनाएगा घुमा फिरा के आप सब बना देंगे। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ये इतना सिंपल प्रोसेस है इसका, नेगोशिएशन का इतना बेसिक प्रोसेस है कि कई बार इसको कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडीआर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडीआर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडीआर इसको कहा जाता है, क्योंकि इतना ये सिंपल है सब कुछ। इसमें क्या होता है, पार्टीज खुद में ही बात कर रहे होते हैं, पार्टीज डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो नेगोशिएशन के बारे में जो है इतना काफ़ी है। और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे नेगोशिएशन का कुछ टाइप्स भी पढ़ना होता है, जैसे कि एक होता है, मैं बोल दे रहा हूँ बस थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होता है, जिसमें जनरली एक पार्टी जो होता है वो उसको थोड़ा गेन हो रहा होता है, दूसरे पार्टी को थोड़ा लॉस हो रहा होता है। इसको विन लॉस नेगोशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विन लूज। मतलब एक पार्टी का थोड़ा विन हो रहा है, एक पार्टी का लॉस हो रहा है, क्योंकि एक पार्टी जो है उसको थोड़ा गेन हो जाता है, एक को लॉस। मान लीजिए प्राइस बार्गेनिंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा, एक पार्टी को थोड़ा फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। तो इसी को कहते हैं विन लूज नेगोशिएशन, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा एक होता है विन विन नेगोशिएशन। विन विन का मतलब इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन कहा जाता है। दोनों पार्टी का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। उसमें म्यूचुअल बेनिफिट पे फोकस किया जाता है। कॉपरेशन के बेसिस पे दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, दोनों एक दूसरे का मदद करें और दोनों को ही फ़ायदा हो, किसी एक को फ़ायदा एक को नुकसान ना हो, ताकि मान लीजिए बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए दोनों का रिलेशनशिप बना रहे, दोनों का फ़ायदा हो, इस तरह का नेगोशिएशन कराया जाता है। तो इसको विन विन अप्रोच कहा जाता है, जिसको इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन कहा जाता है। और विन लूज वाला मैंने बताया, एक को थोड़ा फ़ायदा एक को नुकसान होने वाला होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन कहा जाता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितना मैंने लिखवाया है, जितना ये सब बताते समय बताया है, वो सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए जो नेगोशिएशन है उसके लिए कोई अलग एक्ट नहीं बना हुआ है। जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का है, कौन सा? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, उसी के अंदर इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के ही अंदर में। या सीपीसी में आप पढ़े हैं, कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, ये जो एडीआर मेथड्स की बात करता है, तो उसके अंदर भी इनकरेज किया जाता है नेगोशिएशन को, ठीक है। सीपीसी के अंदर भी नेगोशिएशन को इनकरेज किया जाता है। किस सेक्शन में? सेक्शन 89 में। चलिए आइए दूसरा मेथड्स पाइए, लिखिए मेडिएशन, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। मेडिएशन शब्द से ही सुन करके एक मेडिएटर ध्यान में आ रहा है, ठीक है। मेडिएशन शब्द से ही मेडिएटर ध्यान में आ रहा है। और इसमें होता ही यही है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको हम मेडिएटर कहते हैं, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। नेगोशिएशन में न्यूट्रल थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है, लिखा हुआ नो न्यूट्रल थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड। लेकिन मेडिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको मेडिएटर कहते हैं, वो रहता है और वही पार्टीज़ को हेल्प करता है। कौन पार्टी को? डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ को मदद करता है कि भैया तुम लोग सुलह कर लो, तुम लोग जो है एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाओ, तुम लोग स्वेच्छा से वॉलंटरी रूप से एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाओ। और कौन ये हेल्प कर रहा है? मेडिएटर साहब हेल्प कर रहे हैं। मेडिएटर कौन है भाई? न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, इसी को हम मेडिएशन कहते हैं। मतलब मेडिएशन एक ऐसा मेथड ऑफ एडीआर है जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको मेडिएटर कहते हैं, वो डिस्प्यूटिंग पार्टीज को हेल्प करता है कि तुम लोग सुलह कर लो, तुम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओ, दोनों मिल करके। समझ में आया मेडिएशन? तो लिखिए इसके फीचर्स ऑफ मेडिएशन। जैसे इसका मैंने फीचर्स लिखवाया था, फीचर्स, इसका भी फीचर्स लिखवा रहा हूँ। और उन्हीं फीचर्स के जो सारे पॉइंट्स है वो मिल करके मेडिएशन जो है, मेडिएशन को पूरा एक्सप्लेन करेगा, मेडिएशन के सारे एसेंशियल्स को बताएगा, उसके सारे एलिमेंट को बताएगा। तो आपको सबको ध्यान में रखना ही है। तो ये भी एक वॉलंटरी प्रोसेस है, लिखिए ये भी एक वॉलंटरी प्रोसेस है। क्या ये ज़बरदस्ती मेडिएशन करा दिया जाता है? नहीं, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। दूसरा लिखिए न्यूट्रल थर्ड
पार्टी, यानी कि ब्रैकेट में लिख देते हैं मीडिएटर, मीडिएटर को ही कहते हैं न्यूट्रल थर्ड पार्टी, क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का ज़रूरत होता है। पहला हो गया वॉलंटरी प्रोसेस है, दूसरा इसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहता है, मीडिएटर इन्वॉल्व रहता है। मीडिएशन में क्या इन्वॉल्व रहेगा, मीडिएटर। तीसरा लिखिए कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग, ये भी प्रोसीडिंग जो होती हैं कैसे होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। चौथा लिखिए इनफॉर्मल होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। लाइक नेगोशिएशन इट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, ये भी इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल होता है। पांचवा लिखिए ये भी जो है नॉन बाइंडिंग होता है। क्या होता है, नॉन बाइंडिंग होता है, अनलेस जो एग्रीमेंट जिस पे आप पहुंचे हैं, सेटलमेंट एग्रीमेंट इज साइंड। आप अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं वो साइन हो जाए। इसमें भी मैं यही बात लिखा था ना कि नॉन बाइंडिंग होता है अनलेस एग्रीमेंट इज साइंड, सेम बात इसमें भी लिख दिया कि ये भी नॉन बाइंडिंग होता है अनलेस एग्रीमेंट इज साइंड। ओके, लिखिए इसमें भी कि पार्टीज कंट्रोल आउटकम, इसमें भी जो आउटकम है वो पार्टीज कंट्रोल करते हैं। देखिए दोनों ही इनफॉर्मल ही चल रहे जा रहा है ना, ज़्यादातर जो मैंने फीचर्स है वो सेम ही लिखवाया है, ये भी इनफॉर्मल वो भी इनफॉर्मल, लेकिन दोनों में तुलना किया जाए कौन ज़्यादा इनफॉर्मल है, तो भैया नेगोशिएशन ज़्यादा इनफॉर्मल है। नेगोशिएशन में तो कोई मीडिएटर भी नहीं है, लाइक थर्ड पार्टी भी नहीं है। वहाँ यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो जजमेंट नहीं दे रहा होता है। आइए लिख ही देता हूँ, ये जो मीडिएटर है, मीडिएटर लिखिए डज नॉट गिव, नहीं तो लगेगा आपको न्यूट्रल थर्ड पार्टी है वो फैसला सुनाएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी रखा गया है कि आप लोग बात कीजिए हम फैसला सुनाएंगे आखिरी में, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिएटर को उतना पावर नहीं दिया गया है। मीडिएटर डज नॉट गिव जजमेंट और इवन सजेस्ट अ सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, वो आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं कि SOLU, ठीक है सही लिखा हूँ, सॉल्यूशन का स्पेलिंग। वो एक तरह से आपको प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं कि आप लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कीजिए, मतलब हेल्प कर रहे हैं आपको कि आपको ये ग्राउंड पे डिस्कस करना चाहिए और आप दोनों मिलकर के कॉमन ग्राउंड ढूंढिए जिस पे डिस्कस कीजिए ताकि आप एक सॉल्यूशन पे पहुंचे और आप लोग जो कहिएगा वही होगा, हम नहीं फैसला सुनाएंगे। आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचिएगा, उसी को मान लीजिएगा, आप लोग पहुंचिए और आप एक दूसरे को एग्री कर जाइए। ठीक है, तो एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा होता है। पार्टीज को कॉमन ग्राउंड फाइंड करने में हेल्प का काम करता है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है कि हम आपको मदद करेंगे, कॉमन ग्राउंड पे पहुंचिए और इस पर डिस्कस करके आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाइएगा। तो मीडिएटर का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करता है, वो जजमेंट नहीं देता है, इवन सॉल्यूशन भी नहीं देता है। इसलिए मैंने लिखा है, देखिए छठा पॉइंट, पार्टीज कंट्रोल आउटकम। आउटकम को कौन कंट्रोल करते हैं, पार्टीज कंट्रोल करते हैं। क्या करता है मीडिएटर, ही फैसिलिटेट डायलॉग, मतलब वो बातचीत में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई इशूज, क्या इशूज है, कन्फ्लिक्टिंग क्या इशूज है उसको एक तरह से पहचानता है और एक्सप्लोर ऑप्शंस, और सजेस्ट करता है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, इस डायरेक्शन में आपका डिस्कशन आगे जा सकता है ताकि आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आप उन दोनों के कम्युनिकेशन में मदद करता है। चलिए एक पॉइंट को लिख लीजिए कि इट इज कॉमन इन फैमिली एंड लेबर डिस्प्यूट्स। फैमिली डिस्प्यूट्स में और लेबर डिस्प्यूट में ये बड़ा ही कॉमनली यूज होता है। किसमें, फैमिली डिस्प्यूट्स में और लेबर डिस्प्यूट्स में कॉमनली यूज होता है। कौन यूज होता है भैया, किसकी बात हो रही है, मीडिएशन की बात हो रही है। एग्जाम में पूछेगा कि भाई फैमिली डिस्प्यूट में कॉमनली क्या यूज होता है, तो क्या आंसर देंगे, मीडिएशन। लेबर डिस्प्यूट में मीडिएशन। ठीक है, चलिए अब एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। लिखिए कि मीडिएशन जो है वो किस लॉ से गवर्न होता है। लिखिए मीडिएशन इज गवर्नड बाय द मीडिएशन एक्ट 2023। ये जो एक्ट है
चीज़ों को क्या किया हुआ है, एक तरह से फॉर्मलाइज किया और सेंट्रलाइज किया। मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023 जो मीडिएशन रिलेटेड प्रोसीडिंग है उसको सेंट्रलाइज किया और एक तरह से फॉर्मलाइज किया, जो कि बिखरा बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड था पूरे देश में, तो उसको थोड़ा फॉर्मलाइज किया हुआ है। तो मीडिएशन एक्ट 2023 बहुत ही रिसेंट हो गया, 2023 का एक्ट है। बाकी तो मैं सीपीसी का बता ही चुका हूँ आपको। सीपीसी का सेक्शन कौन सा है, 89 है, जो कि एडीआर से गवर्न करता है। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं अगले पे। अगले पेज से ही शुरू करते हैं। अगला भाई खुलना, भाई अगला पेज खुल ही नहीं रहा, बताइए। आते हैं, अब लिखिए कंसीलिएशन। अब कंसीलिएशन क्या होता है? कंसीलिएशन भी एक मेथड ऑफ एडीआर हो गया। कंसीलिएशन भी एक एडीआर प्रोसेस है जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको हम कंसीलिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं आप? मीडिएशन में क्या था? मीडिएटर। कंसीलिएशन में क्या हो गया? कंसीलिएटर हो गया। वो डिस्प्यूटिंग पार्टीज की मदद करता है ताकि इन लोगों में एक सेटलमेंट हो सके। और वो क्या करता है? वो क्या करता है? एक कोई सॉल्यूशन भी प्रपोज कर सकता है। जो भी हमने पढ़ा था किसमें, इससे पहले क्या पढ़ा था? मीडिएशन में। मीडिएशन में हमने पढ़ा था कि जो मीडिएटर होता है वो सॉल्यूशन नहीं सजेस्ट करता है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन प्रपोज कर सकता है, जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है वो सजेस्ट कर सकता है कंसिलिएशन में। तो आइए लिखिए इसके फीचर्स। क्या हो गया? फीचर्स ऑफ कंसिलिएशन। 1 नंबर लिखिए कि ये भी क्या है? वॉलंटरी प्रोसेस है। क्या है? वॉलंटरी प्रोसेस है, स्वेच्छा से किया हुआ है। समझ ही गए वॉलंटरी मतलब। इसमें भी लिखिए न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको हम क्या कहेंगे? कंसीलिएटर। ये क्या रहते हैं भैया? इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये भी जो है ये इनफॉर्मल है और ये भी फ्लेक्सिबल है। इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। ये भी जो है क्या है? कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। अब लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसीलिएटर जो है क्या कर सकता है? मे सजेस्ट सेटलमेंट टर्म्स। कंसीलिएटर जो है सेटलमेंट टर्म्स को सजेस्ट कर सकता, अनलाइक मीडिएटर नहीं कर सकता था। और लिखिए कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है बिकम्स बाइंडिंग हो जाता है आफ्टर साइनिंग। साइन होने के बाद वो बाइंडिंग हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है उसका ज़्यादा एक्टिव रोल है। ठीक है, यहाँ न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है उसका ज़्यादा एक्टिव रोल है। किसके कंपैरिजन में? मीडिएशन के कंपैरिजन में। इन कंसिलिएशन न्यूट्रल थर्ड पार्टी यानी कि कंसिलिएटर हैज़ मोर एक्टिव रोल इन कंपैरिजन टू मीडिएटर। ओके, पूछेगा कि कंसिलिएटर या मीडिएटर में किसका ज़्यादा एक्टिव रोल है, तो कंसिलिएटर का ज़्यादा एक्टिव रोल है। क्लियर है? अब लिखिए कि ये जो है कौन सा प्रोविजंस इसको गवर्न करता है। लिखिए कि कंसिलिएशन इज गवर्नड बाय पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। पार्ट 3 का मतलब सेक्शन हो गया 61 से लेकर 81 तक। ओके, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 61 से 81 तक, यानी कि पार्ट 3 जो है वो कंसिलिएशन से डील करता है। याद रखिएगा सब लोग, समझ गए ना आप लोग? ये भी लिख ही देता हूँ कि आप लोग ध्यान में रखेंगे, कोई भूलेगा नहीं कि कंसिलिएटर प्लेज मोर एक्टिव रोल देन मीडिएटर। ठीक है, मीडिएटर और कंसिलिएटर में ज़्यादा एक्टिव रोल कौन निभाता है? कंसिलिएटर निभाता है। कंसिलिएटर क्या कर सकता है? सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है? सेटलमेंट टर्म सजेस्ट कर सकता है। कंसिलिएटर में सजेस्ट सेटलमेंट टर्म्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन मीडिएटर नहीं करता है, तो इसलिए कंसिलिएटर प्लेज मोर एक्टिव रोल। और कंसिलिएशन में जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? इन्फोर्सिबल होता है। ठीक है, इन्फोर्सिबल होता है। लिख लीजिए
कि सेटलमेंट एग्रीमेंट इज enforceable like an arbitral award। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। अगला नोट कीजिए। अब लिखिए लोक अदालत। जो सबसे मेन है वो सबसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे मेन तो आर्बिट्रेशन ही हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। लोक अदालत, जिसको क्या कहा जाता है, पीपल्स कोर्ट। ठीक है, लोक अदालत। ये भी एक एडीआर मैकेनिज्म में आता है। लोक अदालत, जिसको पॉपुलरली पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। क्या कहता है, पीपल्स कोर्ट। ये भी एक एडीआर मैकेनिज्म है जिससे स्पीडी डिस्पोजल किया जाता है। स्पीडी डिस्पोजल किया जाता है डिस्प्यूट्स का। ठीक है, जो भी पार्टीज में डिस्प्यूट्स है उनके बीच में स्पीडी डिस्पोजल किया जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट में डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है। और ये बड़ा ही पॉपुलर है इंडिया में। लोक अदालत जो है बहुत ही पॉपुलर है। इसके फीचर्स लिखते हैं, लिखिए फीचर्स ऑफ लोक अदालत। देखिए एक नंबर में कि प्रोवाइड फ्री एंड स्पीडी जस्टिस। फ्री जस्टिस और स्पीडी जस्टिस देता है। रिड्यूस कोर्ट बैकलॉग। कोर्ट बैकलॉग को कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन, लोक अदालत। लोक अदालत। फिर लिखिए इट प्रोमोट्स कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट को प्रमोट करता है, मतलब कोशिश करता है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो फीचर है ये भी है कि इट प्रोवाइड एक्सेस टू वीकर सेक्शंस, ताकि सबको एक्सेस मिले। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसका क्या क्लास हो, सबको एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए। तो उसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ते हुए लोक अदालत जो है वो सबको एक्सेस दिलवाने की कोशिश करता है जस्टिस का। ठीक है, और लिख लीजिए कि इसका जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉर्मल नहीं होता है, इनफॉर्मल प्रोसीजर। प्रोसीजर जो होता है वो इनफॉर्मल ही होता है। किसका, लोक अदालत का। तभी तो जल्दी सुलझाएगा। जितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी आएगी, जितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी आएगी उतना डिले होगा। और स्पीड करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो एविडेंस का या जो क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर है उसको स्ट्रिक्टली अबाइड बाई ना किया जाए, तब वो स्पीड में सॉल्व होगा, नहीं तो डिले होगा। ओके, अब लिखिए कि इट इज़ governed by legal services authorities act 1987। it is governed by legal services authorities act 1987। चलिए अब लिखिए टाइप्स ऑफ लोक अदालत। पहला हो गया, फिर से लिखते हैं, रेगुलर लोक अदालत। ये क्या होता है, रेगुलर लोक अदालत जो होता है वो एक इंटरवल्स पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब ये परमानेंट नेचर का नहीं होता है। जब भी किसी चीज़ पे, किसी खास मैटर पे पेंडिंग केसेस बढ़ जाते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, ऑर्गेनाइज्ड एट इंटरवल्स, हैंडल्स पेंडिंग कोर्ट केसेस। ये इंटरवल्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है और पेंडिंग कोर्ट केसेस को ये हैंडल करता है। कौन, रेगुलर लोक अदालत। दूसरा लिखिए परमानेंट लोक अदालत, जिसको पीएलए कहा जाता है। ये जो होता है परमानेंट नेचर का होता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 22B ऑफ किस एक्ट, लीगल सर्विसेज ऑथोरिटीज़ एक्ट 1987।
22B में 22B लिखा हुआ हो, 22B के अंडर में इस्टेब्लिश होता है कौन? परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत याद रहेगा ना। और लिखिए इट डील्स विथ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देखिए इंपॉर्टेंट सर्विस से डील कर रहा है इसलिए तो परमानेंट है। लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, एक्सेट्राज। इसलिए परमानेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है ये सब, इससे डील कर रहा है इसलिए परमानेंट है। ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एक्सेट्राज। ठीक है। एक और लिख लीजिए टाइप, रेगुलर हो गया, परमानेंट हो गया। एक और टाइप लिखिए, एक होता है नेशनल लोक अदालत। ये जो होता है कंडक्टेड नेशन वाइड ऑन ए सिंगल डे। एक ही दिन पूरा नेशन वाइड कंडक्ट किया। आप लोग सुने होंगे कई बार कंडक्ट होता है तो सबको पता चलता है। और ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि पेंडेंसी कम करना है तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ केसेस उस दिन देख लेता है, तो हैंडल्स लार्ज नंबर ऑफ केसेस। पेंडेंसी कम करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशन वाइड। ठीक है। चलिए ये सारे पॉइंट याद रहेगा आपको। टाइप्स ऑफ लोक अदालत हो गया। एक और पॉइंट पे हम लोग आते हैं, लिखिए जुरिस्डिक्शन। किसका? लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन, मतलब किस किस तरह के मैटर हैंडल करता है लोक अदालत। तो लिखिए पहला सिविल केसेस, सिविल केसेस हैंडल करता है। दूसरा कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, वो क्रिमिनल केसेस जो कि कंपाउंडेबल है। फिर एक बहुत ही पॉपुलर मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस, इसके लिए तो बहुत पॉपुलर है। फिर फैमिली डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, एक्सेट्राज। ठीक है, ये पॉपुलर हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस को हैंडल करता है? क्या नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस को हैंडल करता है? जवाब क्या हो जाएगा? नहीं करता है, नो। अब लिखिए सेक्शन 21। किसका सेक्शन 21? हम पढ़ रहे हैं, बता चुके हैं कितनी बार, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। कहाँ है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 का सेक्शन 21। लिखिए ये डील करता है अवार्ड ऑफ लोक अदालत से। तो ये क्या होता है? डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के डिक्री की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। और ये क्या होता है? फाइनल होता है कि नहीं? फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग। और लिखिए नो अपील लाई अगेंस्ट अवार्ड। जो भी अवार्ड दिया है किसने? लोक अदालत ने, उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करता है। ये बातें किस में लिखी हुई है? सेक्शन 21 में। चलिए इसका जनरल कंपोजिशन भी हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिशन, लोक अदालत का कंपोजिशन, जनरल कह रहा हूँ, जनरल। कौन कौन होते हैं इसमें? होता है जुडिशियल ऑफिसर होता है, और होता है लॉयर होते हैं, और होते हैं सोशल वर्कर। कौन कौन होता है? जुडिशियल ऑफिसर, लॉयर, सोशल वर्कर। और तो चेयरपर्सन कौन हो जाएगा इसका? जुडिशियल ऑफिसर, चेयरपर्सन। जुडिशियल ऑफिसर इज द चेयरपर्सन। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, अब आर्बिट्रेशन पे आते हैं। किस पे? आर्बिट्रेशन, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडीआर है। नए ज़माने का सबसे पॉपुलर एडीआर आर्बिट्रेशन, जो कि कंपैरेटिवली फॉर्मल है। ओके, तो आर्बिट्रेशन का बेसिक समझिए। आर्बिट्रेशन का अगर आप समझे बेसिक्स, तो इसमें ये होता है कि ये भी एक एडीआर ऐसा एडीआर मैकेनिज्म है जिसमें इसमें भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, जिसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। जैसे उधर कंसिलिएटर था, मेडिएटर था, वैसे ही आर्बिट्रेटर हो गया।
तो इसमें आर्बिट्रेटर जो होता है वो दोनों पार्टीज को सुनता है और एक डिसीजन देता है जो कि बाइंडिंग नेचर का होता है, और जो डिसीजन देता है उसको हम अवार्ड कहते हैं। मतलब कि आर्बिट्रेशन एक ऐसा एडीआर मैकेनिज्म है जिसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी या कहें तो आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज को सुन करके आर्बिट्रल अवार्ड पास कर देता है। ठीक है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आर्बिट्रेशन इज एन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एडीआर प्रोसेस इन विच न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर, हियर्स बोथ साइड्स एंड गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन। देखिए बाइंडिंग डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग डिसीजन जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। पढ़िए डेफिनेशन को, लिखा हूँ, आर्बिट्रेशन इज एन एडीआर प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको हम कहेंगे आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर क्या करता है, हियर्स बोथ साइड्स एंड गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन। क्या करता है, बाइंडिंग डिसीजन कहता है, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। ये लिखा हूँ ARBITRAL है, ठीक है, इसको मिटा के लिख देता हूँ, आर्बिट्रल, ARBITRAL, आर्बिट्रल अवार्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आर्बिट्रेटर रियली डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट को ही सॉल्व कर रहा है। अनलाइक मीडिएशन या कंसिलिएशन, द आर्बिट्रेटर डिसाइड्स द डिस्प्यूट। यहाँ पे फैसला सुना रहा है, वो लोग फैसला नहीं सुना रहे थे, वो लोग फैसला नहीं सुना रहे थे। ठीक है, कैसे मैं बताया था कि मेडिएटर को बस काम है मेडिएट करना, उसका तो और काम है। कंसिलिएटर का जो काम है थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन उसको सजेस्ट करना था सॉल्यूशन, फैसला नहीं सुनाना था। आर्बिट्रेटर जो है वो फैसला ही सुना दे रहा है, वो अवार्ड घोषित कर रहा है, अवार्ड डिक्लेयर कर रहा है, जो बाइंडिंग भी नेचर का है। तो ये जो है उन दोनों से ही आगे निकल चुका है। आर्बिट्रेशन जो है, आर्बिट्रेटर यहाँ पे डिसीजन सुनाता है, फैसला सुनाता है अपना, दोनों पार्टीज को सुन करके। चलिए अगला पॉइंट लिखिए कि आर्बिट्रेशन इज गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। और इसका कौन सा पार्ट लिखिए, पार्ट वन गवर्न करता है। तो ये इसका आर्बिट्रेशन के बारे में हो गया। इसके अगर कुछ फीचर्स लिखे जाएं, कुछ फीचर्स क्या क्या निकल के आ रहा है, ये जो है बेस्ड ऑन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बेस पे होता है। अभी हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सेक्शन भी पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है जो इसका बेसिस होता है आर्बिट्रेशन का। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है तो मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा और फिर उसमें आर्बिट्रल अवार्ड ही पास होगा और वो बाइंडिंग भी होगा, इसलिए इसका बेसिस जो है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। दूसरा लिखिए, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड, इसमें एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, और इसका जो प्रोसीडिंग होता है वो भी प्राइवेट होता है। प्रोसीडिंग जो है प्राइवेट होती हैं, और ये कंपैरेटिवली ऊपर वाले से ज़्यादा फॉर्मल होता है, बट फिर भी कोर्ट के तुलना में तो लेस ही फॉर्मल है ना, तो लेस फॉर्मल देन कोर्ट्स के तुलना में कम फॉर्मल है। और क्या क्या आपको पता चल गया, अवार्ड जो इसका होता है वो बाइंडिंग होता है, अवार्ड इज बाइंडिंग होता है। इसका भी अपील हो सकता है बट लिमिटेड ग्राउंड पे, तो लिखिए लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ अपील। क्या क्या मैंने लिख दिया, आर्बिट्रेशन अवार्ड इसका बेसिस है, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, प्रोसीडिंग जो होता है वो प्राइवेट होता है, फॉर्मेलिटी जो होती है कोर्ट के तुलना में कम होती है, अवार्ड इसका बाइंडिंग होता है, और अपील जो होता है वो लिमिटेड ग्राउंड पे होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे इसी में, जो कि है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि डील करता है सेक्शन 7।
सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील्स विथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बताता है। अब इसका मतलब समझिए, ऊपर भी मैंने यूज किया था टर्म यहाँ पे बेस्ड ऑन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब वही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को मैं आपको अब समझा रहा हूँ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन 7 में है। और ये क्या होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? इसका मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है, इतना तो समझ में ही आ रहा है, नाम में ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें पार्टीज क्या डिसाइड करते हैं? पार्टीज डिसाइड करते हैं कि हमारे बीच में जब झगड़ा होगा ना, हमारे बीच में जब डिस्प्यूट होगा, तो हम क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे। यही एग्रीमेंट को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। ऐसा एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में कि हम अपने बीच का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे, इसी एग्रीमेंट को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। तो लिखिए, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। मतलब कि हम हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है, चाहे वो प्रेजेंट डिस्प्यूट है, चाहे वो फ्यूचर डिस्प्यूट अराइज होगा, हम उसको कैसे सुलझाएंगे? आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे। इसी एग्रीमेंट को कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। अब लिखिए इसके कुछ फीचर। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होता है मस्ट बी इन राइटिंग, वो लिखित में होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो लिखित में होनी चाहिए। फिर लिखिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज मे बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में खूब पूछता है, मे बी पार्ट ऑफ अ कंट्रैक्ट और इन फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में खूब पूछता है। मैंने लिखा आर्बिट्रेशन क्लॉज मे बी पार्ट ऑफ ए कंट्रैक्ट और इन फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। मतलब जो आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, पहले पार्टीज के बीच में कोई कंट्रैक्ट हुआ रहता है ना, हमारे बीच मान लीजिए मेरा ही किसी से लेन देन चल रहा है, हमारा किसी से ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो कंट्रैक्चुअल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसमें कंट्रैक्ट के पार्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज हो सकता है कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे। तो ऐसा भी रह सकता है। तो वही कह रहा है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज मे बी पार्ट ऑफ ए कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, और इन फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट, या सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है कि हमारे बीच का डिस्प्यूट जो है हम आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे। मतलब चाहे वो सेपरेट एग्रीमेंट के फॉर्म में रहे, चाहे वो किसी कंट्रैक्ट का पार्ट के फॉर्म में रहे, कैसा भी रह सकता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। समझ गए? चाहे वो कंट्रैक्ट का पार्ट रहे या अलग से ही एक एग्रीमेंट रहे, दोनों में से दोनों ही अलाउ है, लेकिन वो रिटन में होना चाहिए, वो लिखित होना चाहिए। ओके। और एक और बात जान जाइए, एक और इम्पॉर्टेंट बात जान जाइए कि कई बार होता है कि कंट्रैक्ट वॉइड होता है, बट फिर भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होता है। कैसे? कंट्रैक्ट मान लीजिए वॉइड है, लेकिन कंट्रैक्ट में ही एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी अप्लाई किया जाता है। सेपरेबिलिटी का मतलब सेपरेट करके देखा जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। मतलब सेपरेट करके देखेंगे। एक डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 10 चीज़ें हैं, तो 10 चीज़ों में से 5 चीज़ अलग है, 5 चीज़ अलग है। अगर 5 चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है, तो एक पार्ट के इनवैलिडेट हो जाने से पूरा डॉक्यूमेंट इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। जो पार्ट सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है, उसकी वैलिडिटी स्टिल रहेगी। लेकिन अगर सेपरेट होने लायक रहता ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट इस तरह से रहता है कि सारे जो चीज़ है एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड विथ ईच अदर, देन अगर एक इनवैलिडेट हुआ तो बाकी भी इनवैलिडेट हो जाते हैं। तो यहाँ भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी अप्लाई किया जाता है अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो मेन कंट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो मेन कंट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग हो सकता है, तो भले ही मेन कंट्रैक्ट वाइड हो जाए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अभी भी वैलिड रहेगा। लेकिन मान लीजिए सेपरेबल है ही नहीं, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज इंडिपेंडेंट है ही नहीं मेन कंट्रैक्ट से, तब तो सबका सब पूरा कंट्रैक्ट ही इनवैलिडेट हो गया, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। बट इफ इट इज सेपरेबल, इफ इट इज इंडिपेंडेंट, देन भले ही कंट्रैक्ट वॉइड हो जाए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में स्टिल बी वैलिड। आप सब इस बात को याद रखेंगे। ओके, तो समझ गए ना आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टीज का इंटेंशन दिखाता है कि हम अपना डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना चाहेंगे फ्यूचर में आर्बिट्रेशन के थ्रू। मतलब इट रिफर्स इंटेंशन ऑफ द पार्टीज।
टू रिफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, कि हम अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को रिफर करेंगे, इस इंटेंशन को शो करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तभी तो हम आर्बिट्रेशन क्लॉज को शामिल किए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को एक सेपरेट एग्रीमेंट के फॉर्म में ही हमने बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है, बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। लिखा हुआ हूं मैं पहले, बेस्ड ऑन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब आर्बिट्रेशन इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन का बेसिस ही क्या है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। आर्बिट्रेशन का बेसिस ही क्या है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। जब पार्टीज ने एग्री किया ही नहीं हुआ है कि हम आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे, तो जबरदस्ती थोड़ी ना सुलझा लेंगे। जबरदस्ती सुलझा लेंगे, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे, वो डिसीजन भी दे देगा, बाइंडिंग भी हो जाएगा, अपीलो नहीं होगा, सब थोड़ी हो जाएगा। तो ये वॉलंटरी होता है, पार्टीज वॉलंटरी एग्री किए होते हैं कि हम अपने मैटर को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से सुलझाएंगे, तब जाकर के वो आर्बिट्रेशन से सुलझता है, तब जाके वो बाइंडिंग होता है। समझ में आ रहा है ना सारी बातें? चलिए अब लिखिए सेक्शन 10, जो कि कहता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सेक्शन 10 जो है वो आर्बिट्रेटर के नंबर का बात करता है कि कितने आर्बिट्रेटर होंगे। भैया 10 होगा, 12 होगा, 25 होगा, 50 होगा, एक केस में कितना आर्बिट्रेटर होगा, एक केस में कितना आर्बिट्रेटर होगा। तो कह रहा है रूल कि पार्टीज भैया फ्री हैं डिसाइड करने के लिए, पार्टीज फ्री हैं डिसाइड करने के लिए कि कितना आर्बिट्रेटर चाहिए आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इवन नंबर में रख सकते हैं। इवन नंबर में मत रखिए, ऑड नंबर में रखिए। 3, 5, 7 जितना रखता है ऑड नंबर में रखिए, नहीं तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, फिर डिस्प्यूट ही सॉल्व नहीं होगा। 4 रखे हैं, 2-2 का डिसीजन आ गया बराबर, तो कहाँ से इक्वली डिवाइड हो गया, तो कहाँ से सॉल्व हो पाएगा? तो पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एज पर सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बट द नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। लिख देता हूं मैं, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, फिर कह रहा है बट शैल नॉट बी इवन नंबर, इवन नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टीज के बीच में ऐसी कोई एग्रीमेंट ही नहीं है कि कितना हमको चाहिए आर्बिट्रेटर, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इफ नो एग्रीमेंट देन सोल आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अगर पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है कि कितना आर्बिट्रेटर चाहिए, देन सोल मतलब सिंगल, सोल यानी कि सिंगल आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। नोट डाउन कीजिए सभी लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यूज। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, लिखिए सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ arbitrator। Appointment of arbitrator has been dealt with under section 11 of arbitration and conciliation act। section 11, section 10 क्या था? number of arbitrator। section 7 क्या था? arbitration agreement। ठीक है, section 10 number of arbitrator, section 11 appointment of arbitrator। section index याद रखिएगा, कंटेंट तो जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना है, कंटेंट तो जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना है, लेकिन सेक्शन का हेडिंग जो मैं बता रहा हूँ सेक्शन वो भी याद रखिए। मैं लिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट सेक्शन, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। चलिए अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। सेक्शन 11 में है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो इसमें भी पार्टी को ऑटोनॉमी मिला हुआ है, इसमें भी पार्टी ऑटोनॉमी है, मतलब कि पार्टीज इसमें भी आज़ाद हैं, पार्टीज इसमें भी फ्री हैं कि क्या प्रोसीजर होगा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, ये डिसाइड करने के लिए भी पार्टीज फ्री हैं। पार्टीज को देखिए कितना फ्री छोड़ा गया है कि आप डिसाइड कीजिए सब कुछ डिसाइड कर लीजिए, लेकिन जब डिसाइडेड आर्बिट्रेटर जब कुछ फैसला देगा, जब अवार्ड पास करेगा, तो आप भी मान लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती मनवा दिया जाएगा। तो पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। या आर्बिट्रेटर्स एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ऑड नंबर में कितना भी रह सकता है। तो ये पार्टीज फ्री हैं डिसाइड करने के लिए। लेकिन मान लीजिए पार्टीज फेल हो जा रहे हैं एग्री करने में, वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट का, ये भी पार्टी डिसाइड करेगा। कितना आर्बिट्रेटर होगा, ये भी पार्टी डिसाइड करेगा। लेकिन पार्टीज अगर फेल हो जा रहे हैं, ये उनका जो एग्रीमेंट है वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब सहमति नहीं बन पा रहा है, तो कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए। एनी ऑफ द पार्टीज, दोनों में से कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए।
तो कौन अपॉइंट करेगा, कहाँ अप्लाई करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? तो लिखिए कि अपॉइंटमेंट इज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट in case of international commercial arbitration। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। एंड बाय हाई कोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक, मतलब देश का, आर्बिट्रेशन और देयर डेजिग्नेटेड, या डेजिग्नेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो करेगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस करेंगे अपॉइंटमेंट। कब भाई, कब? शुरू से ही क्या? मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या करेगा, पहले पार्टी को ऑटोनॉमी है। पार्टी को ऑटोनॉमी है मतलब पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन प्रोसीजर। पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन प्रोसीजर। लेकिन अगर पार्टीज फेल करे तब कोई अप्लाई कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए। और फिर कौन अपॉइंटमेंट करेगा, कौन अथॉरिटी अपॉइंटमेंट के लिए? तो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, एंड बाय हाई कोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और देयर डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। चलिए ये भी हो ही गया, तो आप जो है समझ ही गए। अब मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन कुछ लिखवाते जा रहा हूँ, उसका इंडेक्स जरूर याद कर लीजिएगा। लिखिए सेक्शन 5 जो कि डील करता है एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। ये आपको याद रहना चाहिए कि सेक्शन 5 डील करता है एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन से। तो ये हेडिंग याद रखिएगा, मार्जिनल नोट याद रखिएगा। फिर लिखिए आप सेक्शन 8 का भी मार्जिनल नोट याद कीजिएगा। ये कहता है कि पार्टीज के पास पावर है कि मैटर को आर्बिट्रेशन में रिफर करे जब कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। मतलब पावर ऑफ पार्टीज टू रिफर टू आर्बिट्रेशन व्हेन देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये सेक्शन 8 डील करता है। तो सेक्शन 8 याद रहना चाहिए। फिर सेक्शन 9 का भी हेडिंग याद रखिएगा। इसका मैं कंटेंट याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, हेडिंग याद करने को, मार्जिनल नोट याद करने को। कंटेंट तो मैं बता रहा हूँ जिसका जिसका याद करना है, लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन ये सब का मार्जिनल नोट याद करेंगे। इससे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। की किसमें दिया हुआ है एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, तो आपको याद होना चाहिए 5 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है इंटरिम मेजर्स, तो सेक्शन 9 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 9 क्या से डील करता है कि कोर्ट जो है इंटरिम मेजर्स ले सकता है। फिर लिखिए सेक्शन 17 का इंडेक्स याद रखना है। ये कहता है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं वो भी इंटरिम मेजर्स ऑर्डर कर सकते हैं। इंटरिम मेजर्स कौन ऑर्डर कर सकते हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जो 9 था, ये 9 जो मैंने बताया वो कोर्ट के द्वारा था कि इंटरिम मेजर्स कौन लेगा? कोर्ट लेगा। और 17 किसका है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का है। जो ट्रिब्यूनल है वो भी इंटरिम मेजर्स ले सकता है। फिर लिखिए सेक्शन 21 जो कहता है वो कहता है कि आर्बिट्रल जो प्रोसीडिंग है उसका कमेंसमेंट का बात करता है। तो 21 का भी हेडिंग याद रखिए कि कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। अब लिखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेक्शन 29A लिखिए। सेक्शन 29A लिखिए जो कि टाइम लिमिट की बात करता है आर्बिट्रल अवार्ड का। सेक्शन 29A लिखिए। फिर लिखिए सेक्शन 29B लिखिए, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर की बात करता है। सेक्शन 29B फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। अब लिखिए सेक्शन 31 लिखिए। सेक्शन 31 ये बात करता है फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड में क्या रहेगा, आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो किस फॉर्म में रहेगा और उसका कंटेंट क्या क्या होगा, सेक्शन 31। फिर लिखिए सेक्शन 34। सेक्शन 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। आइए लिखता हूं, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड्स को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है। ये सेक्शन 34 में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये सेक्शन जो है ये कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो सेट असाइड हो सकता है किस ग्राउंड पे? प्रोसीजरल ग्राउंड पे। किस ग्राउंड पे? प्रोसीजरल
ग्राउंड्स पे सेटिसाइड हो सकता है। प्रोसीजरल ग्राउंड जैसे कि मान लीजिए इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो गया, या इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मान लीजिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड हो, लैक ऑफ नोटिस है, ये सब जो ग्राउंड है इस पे क्या हो सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो सेटिसाइड हो सकता है। लेकिन कहता है कि जो एप्लीकेशन अंडर, लिख देता हूं, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी, ये भी याद कर लीजिएगा, मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने के अंदर फाइल होना चाहिए, 3 मंथ्स के अंदर फाइल होना चाहिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 30 मोर डेज। डेज जो है पता नहीं कैसे कैसे लिख दिए, डेज को फिर से लिख देते हैं डेज, ठीक है, लेकिन सफिशिएंट कॉज हो तभी कर सकते हैं एक्सटेंड, नहीं तो नहीं करेंगे, ऑन सफिशिएंट कॉज। तो याद रखना है आपको, ये इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, 3 मंथ्स को और 30 मोर डेज को। मतलब कि 34 सेक्शन 34 के अंदर का जो एप्लीकेशन है टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, ये 3 महीने के अंदर ही फाइल करना है, 3 महीने के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल करना है आर्बिट्रल अवार्ड पास होने के, नहीं तो नहीं होगा सेटिसाइड, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 30 मोर डेज के लिए, अगर आप सफिशिएंट कॉज बताते हैं क्यों डिले हुआ है, क्यों डिले हुआ है। अब लिखिए, ये कौन सा सेक्शन 34 था ना, तो सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 35 जो कि बात करता है फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, मतलब आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो फाइनल है, ठीक है, फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन 35। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि क्या आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसमें इंटरिम अवार्ड इंक्लूड होता है, ये भी बड़ा ही फैसिनेटिंग क्वेश्चन पूछता रहता है हर जगह, आर्बिट्रल अवार्ड में क्या इंटरिम अवार्ड इंक्लूड होता है? जी हाँ होता है, लिखिए, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में, रट लीजिए इस बात को, क्या कीजिए, इसको रट लीजिएगा। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड, जो इंटरिम अवार्ड होता है वो भी आर्बिट्रल अवार्ड का हिस्सा होता है, आर्बिट्रल अवार्ड शामिल करता है अपने आप में इंटरिम अवार्ड को। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, सेक्शन 2(1)(c) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट सेज दैट, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है, इसलिए इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। तो 35 भी आप जानिए, उसका भी इंडेक्स याद करना है। फिर सेक्शन 36 इन्फोर्समेंट है, इसका भी इंडेक्स याद रखिए, इन्फोर्समेंट सेक्शन 36, इतनी बातें आप याद रखें। चलिए, ये इसमें भी इतना ही देखना था। एक दो चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए फाइनली जाते जाते, कि एग्ज़ाम में अगर पूछे, मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे कि किस तरह के डिस्प्यूट के लिए क्या सूटेबल है, तो ऑलरेडी मैं कुछ बता चुका हूँ, बट फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ या कुछ नया बता रहा हूँ, आप बताइए कि इसको घेर देता हूँ मैं, कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए मोस्ट सुटेबल कौन है, ये बताना है। मोस्ट सुटेबल क्या है, कौन सा मोड है? तो जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेडिएशन, मेडिएशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर लिखिए कि फैमिली डिस्प्यूट के लिए क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट? भैया मीडिएशन ही हो गया, क्योंकि सुलझाना है ना, सुलझाना है। ये सब मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली डिस्प्यूट में कोई और एडीआर मैकेनिज्म नहीं इन्वॉल्व हो सकता है और भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा उचित है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए, तो मेडिएशन हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ये नहीं समझेंगे कि बस फैमिली डिस्प्यूट मेडिएशन से ही सुलझ सकता है, बाकी किसी से नहीं। अब बताइए, कोई कमर्शियल या बिजनेस डिस्प्यूट हो तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्बिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि कोई इंडस्ट्रियल
या लेबर डिस्प्यूट हो तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाता है, लिखिए कंसिलिएशन हो जाता है। एग्जाम में आएगा तो गलती मत कीजिएगा, इतना बताने के बाद भी गलती मत कीजिएगा। ओके, ये इतनी छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के लिए कोई नहीं बताता है। ये सब एमसीक्यू एग्जाम में एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है इन सबों से, तो ये सब मैं क्रक्स सबका ढूंढ कर बता रहा हूँ आपको। तो इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट के लिए क्या हो गया, कंसिलेशन हो गया। और बताइए कि हो गया और क्या, मैट्रिमोनियल हो गया, फैमिली भी हो गया, कमर्शियल हो ही गया, बिजनेस भी हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, लेबर हो गया। तो मोस्टली इन्हीं सब से पूछा करता है, ये और कुछ छांट ही देते हैं। तो इसी के साथ जो है आपका क्या होता है, एडीआर भी ख़त्म होता है। एडीआर भी आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, या कोई डाउट हो तो भी आप पूछिए। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर, ठीक है, 6207734309। और अगर आपको अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और पेड बैच में क्या क्या मिलता है, पेड बैच में मिलता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये आप अगर पेड बैच का हिस्सा नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं हो रहा होगा सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, तो सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलते हैं। और क्या मिलता है पेड बैच में, नोट्स मिलता है जो कि हिंदी में प्लस इंग्लिश में मिलता है, ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। फिर क्या मिलता है, एमसीक्यूज़ मिलता है सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट पे। और क्या मिलता है, पीवाईक्यूज़ मिलता है पीडीएफ फॉर्म में पीवाईक्यूज़ मिलता है। और हम आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी देंगे। आप कभी भी 24/7 जो है वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। और कैसे कैसे आप मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करें सीवीटी एलएलएम एग्ज़ाम में, ये सब को लेकर के आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सारे ही लेक्चर्स चाहिए होंगे रिकॉर्डेड इसी तरह के जैसे आपने ये देखा, तो आपको पेड बैच ज्वाइन करना होगा। या नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, गाइडेंस चाहिए। एक और तो मैंने छोड़ ही दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मिलता है 18 सेट्स ऑफ, मतलब प्रैक्टिस सेट्स मिलता है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। आप ये सीवीटी एलएलएम पैटर्न पे रहता है, सीवीटी एलएलएम पैटर्न पे रहता है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई, आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सारे चीज़ जो है पेड बैच में मिलता है, जो कि अभी ऑफर चल रहा है। कितना मिल रहा है, RS 1000 में मिल रहा है, जो कि पहले था 1699 में था, 1699 रुपये का था। अभी आपको 1000 में आप परचेज कर सकते हैं कुछ दिनों तक, एक दिन और बचा हुआ है इस ऑफर में। तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा पेड बैच में। नहीं तो आप फ्री क्रैश कोर्स का हिस्सा अगर है, या उसके भी हिस्सा नहीं है, यूट्यूब पे देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और जो भी लेक्चर कुछ पब्लिक है उसको देखिए। और इस लेक्चर में जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या मैसेज कीजिए। फिर आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।